मैं राजीव कुमार, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धोबापुर से आपको सिखा रहे हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। ये यूनिट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है और जो है ये केमिस्ट्री 11 में। ठीक है बेटा, आज हम लोग सीखेंगे, ये दूसरा हमारा लेक्चर है। आज हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, कुछ नियम है बेटा, उनको सीखेंगे और नियम को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला नियम क्या है? तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इस बात को सीखेंगे। सबसे पहले क्या नियम होता है? तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है बेटा? 0 होती है। जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए बात की जाए हाइड्रोजन, बात की जाए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है H2। अगर H2 में कोई आपसे पूछे कि H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा, तो बेटा ये 0 कितनी है? 0 बेटा। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि ये क्लोरीन का अणु है, ये किसका अणु है बेटा? क्लोरीन का अणु है, दिखा ये क्लोरीन का अणु है। ठीक है, क्लोरीन के अणु में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी बेटा कितनी होगी? 0। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए अगर सल्फर है, ठीक है, जैसे कहा जाए S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा? तो वो भी क्या होगी? 0। ठीक है, इस प्रकार कोई भी तत्व है अगर वो स्वतंत्र है, फ्री है या असंयुक्त दशा में है, तो फिर क्या कह सकते हो? उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसमें कितनी होगी? 0 हो जाएगी। दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम है बेटा, केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। शर्त क्या होनी चाहिए बेटा? केवल एक परमाणु। कहने का मतलब आयन ऐसा होना चाहिए जिसमें कितने परमाणु हों? केवल एक परमाणु। अब उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बेटा? ये केवल एक परमाणु वाले आयन में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये सोडियम, ये क्या है? सोडियम आयन है। ये कैसा है? धन आयन है। इसके ऊपर क्या चार्ज लगा है? धन चार्ज लगा है, इसलिए एक ऐसा आयन है, ये बेटा धन आयन है। अब ये कितने परमाणु वाला है? इसमें सोडियम कितना है? Na कितना है? केवल 1 है, इसलिए ये क्या है? केवल एक परमाणु वाला आयन है। अब इस एक परमाणु वाले आयन के ऊपर जितना जो है आवेश लगा होगा उसी के बराबर इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए सोडियम की यानी Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? हो जाएगी +1। कितनी हो जाएगी? +1। अगर प्लस में होगा यानी धन आयन होगा तो उसकी धन में ऑक्सीकरण संख्या होगी। अगर ऋण आयन होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या किस में होगी बेटा? ऋण में होगी। मान लीजिए ये लिखा है आपका क्लोराइड आयन। कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन है और क्लोरीन से संबंधित है, क्लोराइड आयन है। अब इस क्लोराइड आयन में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यानी Cl की ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी है? Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1। कहने का मतलब है एक धन चार्ज लगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या धनायन में 1 हो गई। अगर दो धनायन, अगर माइनस में एक ऋण आयन लगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण में या माइनस में 1 हो गई। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसी के साथ हम कुछ और बात करते हैं। इसी में पीरियाडिक टेबल में जो क्षार धातुएं होती है, पीरियाडिक टेबल में जो क्षार धातुएं होती, कौन सी धातुएं होती हैं? क्षार। पीरियाडिक टेबल में जो क्षार धातुएं होती हैं बेटा, उनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होती है? +1। तो सबसे पहले क्षार धातुएं क्या होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बेटा सब क्षार धातुएं हैं। ये कौन सी धातुएं हैं? ये क्षार धातुएं हैं। पीरियाडिक टेबल में ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं।
ठीक है, फर्स्ट ए भी बोलते हैं इनको, इनको क्षार धातुएं बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? +1 होती है। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, किसी यौगिक में अगर हमको कैलकुलेट करना पड़े लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो बेटा वो +1 आएगा। या अगर उसमें जैसे मान लीजिए लिखा है NaCl, ठीक है, NaCl लिखा है आपका, तो इसमें सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा? +1 आएगा, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना हम भी आगे सीखेंगे। थोड़ा सा पहले हम कुछ नियम देख लें। ठीक है, और क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं ये बेटा सेकंड ए में आती हैं। ठीक है, सेकंड ए में आती है। कैसा आता है? फर्स्ट ए है। ठीक है, इसमें क्या आता है? जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इस टाइप से आते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होती है बेटा? इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं जो होती हैं वो जो है +2 होती है। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? +2 होती है। ठीक है, जैसे लिखिए भी ऐसे आता है कैल्शियम के ऊपर, जैसे कैल्शियम के ऊपर क्या होता है? +2 चार्ज लगता है। ठीक है, तो +2 आ जाएगी। मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज लगता है, इसलिए मैग्नीशियम की भी ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगी। इधर देखिए क्षार धातुएं जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके सब पे +1 लगता है। इनके बारीकों से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इनके ऊपर 1+ आता है। ठीक है, जब 1+ आता है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है? +1 हो जाती है। ठीक है, तो ये दो बातें सीख ली हम लोगों ने। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, एक और तत्व आता है जिसको हम एल्यूमिनियम बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसके यौगिकों में इसकी यानी एल्यूमिनियम की जो रहती है ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? वो +3। ठीक है, अभी हम लोग निकालना सीखेंगे कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात, तीसरा नियम हमारा ये है कि अधिकांश यौगिकों, तीसरा नियम है हमारा कि अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। अधिकांश ऑक्सीजन के अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, या -2 कह लें, -2 होती है। ठीक है, इसके कुछ आपको अपवाद मिलेंगे, जैसे पराक्साइड। क्या मिलेंगे? पराक्साइड। बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड। तो पराक्साइड में पराक्साइड बंध को बनाने के लिए जितने ऑक्सीजन लगते हैं उन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बेटा -1। मान लीजिए इसका हम लोग स्टार्ट बनाते हैं +2 और 2 का, तो कैसे आएगा? ये O आएगा, ये सिंगल बंद, ये O, और उसके बाद ये H, और उसके बाद, ठीक है, ये जो बंध होता है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बंध से ऑक्सीजन जुड़े हों आपस में, और उनके बाद उनकी एक एक वैलेंसी किसी फर्स्ट ए के सदस्य से, ठीक है, हाइड्रोजन या फिर सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार के जो है तत्वों में, इस प्रकार की धातुओं से अगर जुड़ी होती है तो उसको हम जो है पराक्साइड बंध कहते हैं। या फिर इनको आप ध्यान न दें, इधर इसी को देखें कि 2 भुजाएं, इसका एक ही होगा, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी खाली है और इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी खाली, तो किसी चीज़ से जुड़ा है, तो इस बंध को हम क्या कहते हैं? पराक्साइड बंध। अब इसमें क्या होता है बेटा? पराक्साइड बंध में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बेटा -2 ना होकर -1। ठीक है, ये इसका अपवाद हो गया कि अधिकांश यौगिकों में जो होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। लेकिन पराक्साइड में कितनी होती है बेटा? पराक्साइड में जहाँ पे पराक्साइड बंध बनाते हैं ऑक्सीजन, वहाँ पे उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। अब सुपर ऑक्साइड की भी बात करते हैं। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है बेटा? सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? इनके सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो होती है
सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1/2 होगा। ठीक है, -1/2 हो जाती है, जैसे KO2 ये एक सुपर ऑक्साइड है। और इस सुपर ऑक्साइड में अगर कैलकुलेट की जाएगी तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1/2। ठीक है बेटा। और एक कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीकरण संख्या प्लस में पाई जाती है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे OF2। फ्लोरीन जो होता है पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा विद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए फ्लोरीन का उसके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 रहती है। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाती है बेटा? +2 आ जाती है। तो ये कुछ अपवाद हैं। सामान्यतः कितनी होती है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड में कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। सुपर ऑक्साइड में कितना हो जाता है? -1/2 हो जाती है। और OF2 जैसे यौगिकों में ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? प्लस में पहुंच जाती है, +2 हो जाती है। तो 3 नियम बेटा हम सीख चुके। चौथा नियम हमारा है बेटा, चौथा नियम सीखेंगे कि अधिकांश यौगिकों में जो होता है, अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो क्या होती है? +1। हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? +1 होती है। लेकिन हाइड्रोजन जब क्षार धातुओं से जुड़कर, क्षार धातुओं या क्षारीय मृदा धातुओं से जुड़कर हाइड्राइड का निर्माण करता है, तो वहाँ पे जो है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 में पहुँच जाती है, क्योंकि हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको। ठीक है, पहले के पॉइंट में आपको हम सिखा चुके हैं कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। और क्षारीय मृदा धातुओं की कितनी होती है? +2 होती है। इस कारण से अगर हाइड्रोजन क्षार धातु से संयोग करके कोई हाइड्राइड बनाती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 ना होकर क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। ठीक, अगला पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है बेटा? -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से इसके सभी यौगिकों में, फ्लोरीन के सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? -1। ठीक है, और यौगिकों में हाइलाइड आयनों के अन्य हाइलोजन जैसे हैं, मान लीजिए ये भी हाइलोजन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको तो अलग कर देते बेटा। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होती है? -1 होती है। अन्य जो हाइलोजन बचते हैं, जैसे उसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा जो होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है सामान्यतया क्या होती है? -1 होती है। सामान्यतया क्या होती है बेटा? -1 होती है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोजित होते हैं, ये जो तत्व हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब ये ऑक्सीजन से संयुक्त होते हैं, तब इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो जाती है बेटा? धनात्मक हो जाती है। तब इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है? धनात्मक हो जाती है। इस पॉइंट को फिर से सीखेंगे बेटा एक बार। जो हाइड्रोजन होते हैं, उन हाइड्रोजन्स में से फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या उसके समस्त यौगिकों में -1 होती है। हाइड्रोजन ग्रुप के जो अन्य सदस्य हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। लेकिन जब ये तत्व
ऑक्सीजन से संयुक्त होते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो जाती है बेटा? धनात्मक हो जाती है। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। जैसे ऑक्सीयम, ठीक है, ऑक्सी अम्लों में जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो जाती है बेटा? धनात्मक हो जाती है। इसको आगे सीखेंगे, अभी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट सीखेंगे बेटा कि यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। इस पॉइंट को हम लिखे दे रहे हैं, यौगिक में सभी परमाणुओं की यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है, ऑक्सीकरण संख्याओं का जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग जो होता है वो बेटा कैसा होता है? वो जो है शून्य होता है। मान लीजिए कोई यौगिक है, उसमें जितने भी परमाणु होंगे, कोई यौगिक है उसमें जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग क्या होगा बेटा? शून्य होगा। जैसे मान लीजिए एक यौगिक है NaCl, कौन सा यौगिक है? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इस पूरे के पूरे सोडियम क्लोराइड में देखेंगे तो सोडियम और क्लोरीन यानी Na और Cl का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा उनका आपस में बीजगणितीय योग कितना होगा बेटा? वो शून्य, ठीक है। जैसे कुछ थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, अगर उसके हिसाब से देखें तो हमने कहा क्लोरीन का -1 होता है, क्लोरीन का माइनस होता है 1, और सोडियम जैसे फर्स्ट ग्रुप का सदस्य तो इसका होता है +1, ठीक है। अब इनको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा? शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। इसी के साथ एक चीज सीखेंगे बेटा, ठीक है। बहुपरमाणुक आयन, अभी तक हमने एक परमाणुक आयन की बात की थी, तो जो उस पर जितना चार्ज होता था वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती थी। अब हम बात करते हैं कि जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं जिनमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए CO3 माइनस, ठीक है, ये एक बहुपरमाणु ऋण आयन है, इस वजह से ये और माइनस चार्ज लगा, इस वजह से ऋण आयन है, ठीक है। अब इस टोटल इसके जो भी परमाणु हैं उनकी जो भी ऑक्सीकरण संख्याएं होंगी उनका बीजगणितीय योग इस बार शून्य नहीं होगा। इस बार बीजगणितीय योग क्या होगा? जो उसके उस पूरे आयन के ऊपर जो चार्ज दिख रहा है, उस पूरे आयन के ऊपर जो चार्ज दिख रहा है उतना ही ऑक्सीकरण संख्या उसका होगा। योग बीजगणितीय योग क्या होगा? उतना ही होगा। चलो ठीक है। तो इस बार इस पूरे CO3, ये जो कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, इनकी टोटल इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा इस बार बेटा? -2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। इसको अभी आगे बहुत ध्यान से सीखेंगे, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने कुछ नियम सीखे हैं, इन नियमों के आधार पर हम अब ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। मान लीजिए जैसे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा, मान लीजिए लिखा है KMnO। यहाँ पे हमको Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमको किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है? Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करनी होगी उसको हम X मानेंगे बेटा। और अगर वो आयन नहीं है, उदासीन है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगा है,
तो इसका मतलब उस पूरे की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए पोटेशियम को हमने बोला फर्स्ट ए का सदस्य है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, +1 हो जाएगी। बहुत ध्यान से सीखेंगे, कैलकुलेशन में गलती ना हो, इसलिए एक एक स्टेप को हम बहुत बारीकी से सिखाने की कोशिश करेंगे बेटा। सोडियम कितना है, 1 है, तो 1 गुणे पोटेशियम का होता कितना है, +1 होता है। इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, धन का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद Mn कितना है इसका निकालना है, x मान लेंगे और उसके बाद फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये O कितना है बेटा, O है 4, ठीक है, यानी ऑक्सीजन कितना है, 4। हमने कहा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो सामान्यतया कितनी होती है बेटा, -2 होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, अब ये कितने हैं, 4 हैं, और 4 गुणे -2, प्रत्येक का कितना है, -2 है, ठीक है। और ये पूरे का कितना हो जाएगा बेटा, कोई चार्ज नहीं लगा, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा, कहीं पे कोई चार्ज नहीं लगा, इसलिए कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 1 को +1 से करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 1 को धन 1 से करेंगे, कितना आएगा, +1 आ जाएगा, +x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए 4 × -2, ये हो जाएगा -8, और उस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए हो जाएगा ये -8 इक्वल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब ये देखो 8 माइनस का है, 1 प्लस का है, कितना हो जाएगा बेटा, ये -7 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये -7 इस पार से उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x। कहने का मतलब है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा बेटा, +7, ठीक है। एक एग्जाम्पल बेटा और देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम लेते हैं नंबर 2 के एग्जाम्पल में K2Cr2O7, ठीक है। इस बार हमको क्रोमियम यानी Cr, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करनी है, उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अब मान के चलिए कैसे हम करेंगे बेटा, पोटेशियम कितना है, पोटेशियम कितना है, 2 है, इंटू पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, ठीक है, और प्लस Cr का यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। तो इस बार कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, O कितना है, 7 है, ये भी एक साधारण यौगिक है ऑक्सीजन से संबंधित, इसमें भी ना तो कोई पराक्साइड है, ना ही सुपर ऑक्साइड है, ना ही ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए साधारणतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा, -2 होगी। ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 है, 7 है परमाणु इसके, इंटू -2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा +2 + 2x प्लस ये बेटा ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा, और -14 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 14 = 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 2x - 12 = 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2x = +12, x = +12/2, x = +6। कहने का मतलब है बेटा कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, +6 हो जाएगी। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग आगे सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।